तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम इसलर मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर देखते हैं, जहां डॉक्टर केंजो तेनमा एक ऑपरेशन करके बाहर आते हैं। उसके साथी वाले डॉक्टर्स कहते हैं, क्या ही कमाल के सर्जन हो तुम भाई, तुमने तो इस सर्जरी को इतनी आसानी से कर दिया। वो सभी डॉक्टर्स तेनमा की बहुत तारीफ करते हैं। डॉक्टर तेनमा कहते हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सभी ने भी मेरी बहुत मदद की है इसमें। तेनमा फिर बाहर आसमान में देखते हैं और कहते हैं, तो सूरज निकल गया? जिस पर बाकी के डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, क्योंकि पिछले 6 घंटे से ऑपरेशन चल ही रहा था। वो डॉक्टर तेनमा से कहते कि आज तुम्हारे लिए और भी पेशेंट्स नहीं है, इसलिए तुम जाओ और आराम करो। ये कहकर डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। तेनमा भी फिर वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी वो अपने थोड़ी ही दूर देखता है कि एक औरत बहुत रो रही होती है, लेकिन तेनमा उसे नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि उस औरत के सामने एक और बच्चा होता है। वो बच्चा उससे पूछता है कि पापा कहाँ है, उन्हें क्या हुआ है, और ये सुनकर वो औरत और भी जोर से रोने लगती है। खैर, उसके बाद हम जर्मनी के एक शहर डुसलडोर्फ की ओर देखते हैं, और हाँ, ये समय 1986 का है। हम तेनमा के घर में देखते हैं, जो मस्त मजे से सो रहा होता है। तभी फिर उसके पास एक लड़की आती है, जो कि उसकी मंगेतरी होती है, और इसका नाम ईवा हिनेमान है। वो तेनमा के पास जाकर उसे उठने को कहती है, और वो उसे किस करते हुए कहती है, अब उठ भी जाओ ना। तेनमा तभी उठ जाते हैं, और ईवा कहती है कि मेरी जगह तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए था, जो कि मुझे किस करके उठाना चाहिए था। तेनमा कहता है, ईवा तुम यहाँ पर? ईवा तेनमा से कहते है कि तुम हमारी आज की डेट के बारे में भूल तो नहीं गए हो ना? तेनमा उसे कहता है, अरे बिल्कुल भी नहीं। तभी वो टीवी पर न्यूज देखते हैं। वहाँ एक फैमिली के बारे में बात चल रही होती है, जो कि है लिबर्ट फैमिली, और इस फैमिली में 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये फैमिली वेस्ट जर्मनी से अब ईस्ट जर्मनी आ गई है, और ये भी अभी डुसलडोर्फ सिटी में ही आ गया है। तेनमा कहता है, लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और वो वापस से सोने लगता है। ईवा उसे उठाते हुए कहती कि देखो टीवी पर तुम्हारे बारे में न्यूज आ रही है। हमें पता चलता है कि कल जिस बंदे का ऑपरेशन तेनमा ने किया था, वो एक ओपेरा सिंगर था। न्यूज में हम उसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर उडो हिनेमान को देखते हैं। वहाँ इसी ऑपरेशन के बारे में बात चल ही रही होती है, और ऐसे लगता है कि कुछ डायरेक्टर ने ही उस सर्जरी को किया हो। ये देखकर तेनमा थोड़ा निराश होकर कहता है, यहाँ तो मेरी न्यूज चल ही नहीं रही है, यहाँ तो तुम्हारे डैड के बारे में बात चल रही है। ईवा कहती है कि हाँ, लेकिन ये काम तुमने मेरे पापा की टीम के साथ ही किया है ना, और मेरे पापा इस बात से तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होंगे, और हाँ, तुम्हारी वजह से तो हमारी हॉस्पिटल की इज्जत और भी बढ़ गई है। तेनमा फिर कहता है कि हाँ, और उसके पापा का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो वो यहाँ जर्मनी में काम कर पा रहा है। ईवा फिर उसे कहते है कि अगर वो ऐसे उसके पापा के साथ काम करते रहा, तो वो जल्दी चीफ ऑफ सर्जरी और फिर जल्दी चीफ डायरेक्टर भी बन जाएगा, और वो भी फिर इस चीफ डायरेक्टर की पत्नी बन जाएगी। इसके बाद फिर वो दोनों ही रोमांस करते हैं, और ईवा तेनमा से पूछती है, क्या उसे डेट पर जाना है या फिर वो यहीं पर शुरू हो जाए। खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि तेनमा फिर से इस बार एक अपने दोस्त डॉक्टर बेकर के साथ एक ऑपरेशन कर रहा होता है। ऑपरेशन के खत्म होने के बाद बेकर तेनमा की बहुत तारीफ करता है, और कहता है कि वो सिर्फ नए सर्जरी में एक्सपर्ट है, बल्कि वो तो इतनी कम उम्र में इतने ऊपर की पोजीशन तक पहुंच गया है, और तुम तो डायरेक्टर के भी फेवरेट इंसान हो, और साथ ही तुमने तो डायरेक्टर की बेटी का भी दिल जीत लिया है। इस पर तेनमा उसे कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर बेकर समझाते हुए कहता है कि ये हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और पैसों से चलता है, और तुम भी अब तक समझ ही गए होगे कि डायरेक्टर अपने फायदे के लिए तुम्हें यूज कर रहा है। तुमने तो देखा है कि पिछले बार जो सर्जरी तुमने एक ओपेरा सिंगर पर की थी, उसका सारा क्रेडिट डायरेक्टर ने ले लिया, और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तेनमा भी फिर वहाँ से जाने ही लगता है, और तभी उसके सामने वही औरत आती है, जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखी थी। वो औरत तेनमा को घूरने लगती है। तेनमा उनसे पूछता है, क्या हुआ, क्या आपको कुछ मेरे से कहना है? वो औरत पूछती है, तुम डॉक्टर तेनमा हो ना? तेनमा कहता है, हाँ बोलो। तभी वो औरत कहती है कि मेरे पति को वापस लाओ। तेनमा को उसके बाद कुछ समझ नहीं आती। तभी वो फिर से कहती है कि मेरे पति को वापस लाओ, और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुमने मेरे पति का ऑपरेशन क्यों नहीं किया? तेनमा पूछता है, तुम हो कौन? वो औरत बताती है कि उसके पति को इस हॉस्पिटल में पहले लाया गया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरे पति की जगह उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन किया, जिसे कि मेरे पति के बाद लाया गया था। मैंने सुना था कि तुम इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट सर्जन हो, तो बताओ तेनमा, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी तेनमा को याद आता है कि वो उस दिन इन्हीं के पति का ऑपरेशन करने ही वाला था, जिसका कि एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी उस समय वहाँ एक डॉक्टर आया, और उसने बोला कि तुम्हें डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया है कि तुम यहाँ से जाओ और उस ओपेरा सिंगर का ऑपरेशन करो, जिसकी वजह से उसे ऐसा करना पड़ा। वो औरत उसे कहती कि उस दिन अगर तुमने मेरे पति का ऑपरेशन किया होता तो वो अभी जिंदा होते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया। हम उस औरत के बच्चे को भी देखते हैं, जो वहाँ रो रहा होता है।
तभी फिर ये सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ईवा और तेनमा रेस्टोरेंट पर डिनर करने आए होते हैं। ईवा तेनमा को अपनी एक बात बता ही रही होती है, लेकिन तेनमा की नजर उसकी बातों पर होता ही नहीं है। ईवा पूछती है कि क्या हुआ, तुम मेरी बात सुन भी रहे थे या नहीं। तेनमा कहता है कि उसने उसी पति के रिकॉर्ड्स देखे थे और जिस सर्जन ने उस पर ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर बेकर था। ईवा कहती है तुम अब भी उसी बात पर लगे हो। तेनमा कहता है कि वो ऑपरेशन लेट स्टार्ट हुआ था, अगर उसकी जगह मैंने ऑपरेशन किया होता तो मैं उसे बचा लेता। ईवा कहते कि खाते वक्त ऐसी ऑपरेशन की बातें मत किया करो। तभी तेनमा कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो बस डायरेक्टर के ऑर्डर्स फॉलो किए थे, है ना ईवा। ईवा कहती कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी सभी लोगों की जिंदगी की कीमत एक ही जैसे नहीं होती। ये सुन के तेनमा थोड़ा हैरान होता है और उन्हें फिर से वही औरत की बात याद आती है। उसके बाद हम लिबर्ट फैमिली के घर के तरफ देखते हैं, जहाँ उनके पड़ोसी ने पुलिस को रिपोर्ट करके यहाँ बुलाया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। उसके बाद जब पुलिस घर के अंदर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ मिस्टर लिबर्ट और मिसेस लिबर्ट मर चुकी है। तभी वो फिर साइड में जुड़वा बच्चे को भी देखते हैं, जहाँ वो बच्ची अपने ट्विन भाई के सामने शॉक होकर खड़ी है। हम देखते हैं कि उस बच्चे के सर पर गोली चली होती है और वो बहुत घायल होता है। पुलिस यही सब रिपोर्ट करती है और डॉक्टर तेनमा को उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। तेनमा अपनी गाड़ी निकालकर फिर वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी वो अपने गाड़ी में ईवा का रुमाल देखते हैं और हमें उसी रात का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ तेनमा ईवा को उसके घर छोड़ने आया था। तेनमा डायरेक्टर या फिर कहो ईवा के डैड से माफी मांगता है कि उसने उसकी बेटी को बहुत देरी से घर पर छोड़ के दिया। डायरेक्टर कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, वैसे भी वो तुम्हारी जल्दी पत्नी बनने ही वाली है। वो फिर तेनमा को चाय पीने के लिए उसके घर के अंदर बुलाते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्टर तेनमा से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने पेरेंट्स को तुम्हारी शादी की डेट बता दी। तेनमा कहता है कि हाँ, लेकिन उसके डैड जापान में एक छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं तो शायद वो यहाँ जर्मनी नहीं आ पाएंगे। डायरेक्टर कहते हैं कि यही अच्छा समय है, तुम्हारे डैड भी यहाँ पर घूम लेंगे और हाँ, पैसों की चिंता मत करो, वो सब हम संभाल लेंगे। तेनमा कहता है कि बहुत शुक्रिया सर। डायरेक्टर फिर तेनमा से पूछते हैं कि तुम एक रिसर्च कर रहे थे ना, वो अब कैसी चल रही है। तेनमा कहते कि हाँ, वो बहुत बढ़िया चल रही है। तभी डायरेक्टर कहते कि उस रिसर्च को रोक दो। तेनमा कहता है क्या। तभी डायरेक्टर समझाते हैं कि उन्हें मेडिकल कन्वेंशन में एक गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तेनमा मेरे लिए एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख दो। तेनमा कहता है लेकिन मेरी रिसर्च तो लगभग कंप्लीट होने ही आ गई है। डायरेक्टर उसकी बात को इग्नोर करते हैं और एक कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं जो कि उसी पेशेंट और ओपेरा सिंगर के बीच हुई थी। वो बताते कि कुछ लोग हॉस्पिटल में उसी बारे में बात करने आए थे और कहते हैं कि हॉस्पिटल वालों ने उस पेशेंट का इलाज उस ओपेरा सिंगर की वजह से डिले कर दिया था और इसी के वजह से वो पेशेंट मर गया। लेकिन डायरेक्टर कहते कि उन्होंने सभी प्रोसीजर को टाइम पे किया था, है ना डॉक्टर तेनमा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम उस मैन्युस्क्रिप्ट को मेरे लिए पूरा कर दोगे। इस पर डॉक्टर तेनमा भी फिर ना चाहते हुए उनकी बात में हामी भर देता है। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहाँ तेनमा यही बातें सोचते हुए अपने गाड़ी को लगभग ठोकने ही वाला था, लेकिन वो बच जाता है। उसके बाद फिर तेनमा हॉस्पिटल पहुंच जाता है और अपने पेशेंट के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि पेशेंट को अंदर ले गए हैं। तेनमा फिर उसी पेशेंट को देखता है और पूछता है कि अब ये कैसा है। एक डॉक्टर बताता है कि उसकी कंडीशन अब भी बहुत सीरियस है। तेनमा कहता है जल्दी इसका एक्सरे और सीटी स्कैन निकालो और नर्स उस पेशेंट का एक्सरे निकालने ले जाती है। उसके बाद फिर तेनमा की नजर लिबर्ट फैमिली के बच्चे पर जाती है। तेनमा पूछता है कि क्या इसे भी कोई चोट लगी है। उसे बताया जाता है कि नहीं, लेकिन ये सदमे में चली गई है और सिर्फ एक ही चीज कह रही है कि मार डालो। तभी तेनमा के पास नर्स आती है और वो बताती है कि स्कैन्स निकाल दिया है, आप जल्दी आ जाओ। तेनमा कहता है कि ठीक है। उसके बाद जब डॉक्टर्स वो स्कैन्स को देखते हैं, वो कहते हैं कि गोली सर के काफी अंदर चली गई है। तेनमा कहता है कि ऑपरेशन बहुत मुश्किल जाने वाला है, क्योंकि देखो जिस जगह पे गोली है, अगर हमने वहाँ छोटी सी भी गलती कर दी तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तभी फिर वहाँ डॉक्टर बेकर भी आ जाते हैं और उनसे लेट आने के लिए माफी मांगता है। उसके बाद फिर डॉक्टर तेनमा ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ऑपरेशन चालू करने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक दूसरा डॉक्टर आ जाता है और वो तेनमा से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो दूसरे ऑपरेशन रूम में होना चाहिए था। वो डॉक्टर बताता है कि मेयर रोडेकर को गंभीर खून का जमाव हुआ है। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वो डॉक्टर बताता है कि मेयर 10 मिनट में आते ही होंगे, तुम जल्दी से उनके लिए तैयार हो जाओ। तेनमा कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम डॉक्टर बोयर से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं पहले एक बच्चे को ऑपरेशन करने वाला हूँ। तभी वो डॉक्टर उसे फोन देकर कहता है कि ये डायरेक्टर का ऑर्डर है, लो कर लो तुम्ही बात।
जब तेनमा डायरेक्टर से फोन पर बात करता है तब डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें मेयर का ऑपरेशन करना चाहिए, और हाँ, मैंने तुम्हारी सहायता के लिए डॉक्टर आइजन और डॉक्टर बोयर को भी बुलाया है। लेकिन तेनमा उनकी बात को नकारता है और उन्हें कहता है कि वो एक बच्चे पर ऑपरेशन करने वाला है। डायरेक्टर कहते हैं कि वो डॉक्टर बेकर पर छोड़ दो, लेकिन तेनमा कहता है कि वो ऑपरेशन डॉक्टर बेकर के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उसे कर सकता हूँ। डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेयर को ही बचाना होगा, क्योंकि अगर तुमने उन्हें बचाया तो हॉस्पिटल की मेडिकल फैसिलिटीज को भी इम्प्रूव करेंगे। ये सुनकर फिर तेनमा को ना चाहते हुए भी डायरेक्टर की बात माननी पड़ती है और वो ये कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद फिर वो डॉक्टर बोयर और आइजन भी आ जाते हैं और वो तेनमा से कहते कि चलो फिर, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो लोग फिर ऑपरेशन रूम की ओर जाने लगते हैं कि तभी तेनमा को वही अपनी पुरानी बातें याद आती है। उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही होती है और वो वही रुक जाता है। तभी डॉक्टर बोयर कहते हैं कि क्या हुआ तेनमा? तेनमा कहता है कि उसे दूसरे ऑपरेशन को करने जाना है और वो ये कहे कि वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर बोयर और आइजन उसे रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन तेनमा नहीं रुकता और वो उस बच्चे का ऑपरेशन करने चला जाता है। वो उस बच्चे की ओर देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसके बाद हम उसी बच्चे की ओर देखते हैं जो अब भी कहते हैं कि मार डालो। हम देखते हैं कि डॉक्टर तेनमा उसी बच्चे का ऑपरेशन कर रहे होते हैं और वो सक्सेसफुली उसके सर से गोली निकाल देते हैं और बाद में अपना ऑपरेशन भी कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद वो बाहर आते हैं और थोड़ा आराम करते ही हैं कि तभी वहाँ डॉक्टर बोयर और आइजन आ जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन कैसा गया, जिस पर तेनमा बताता है कि मेरा ऑपरेशन तो बढ़िया गया, तुम अपना बताओ। डॉक्टर बोयर बताते हैं कि मेयर बदकिस्मती से मर गए हैं। ये सुनकर तेनमा थोड़ा निराश हो जाता है और फिर बोयर कहता है कि ज्यादा भोले मत बनो, मेयर की जान तुम्हारी वजह से ही गई है। तेनमा कहता है लेकिन उस बच्चे को यहाँ पहले लाया गया था, इसलिए मैं उसका ऑपरेशन करने गया था। जिस पर बोयर कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जो काम तुम्हें वहाँ करना था उसको हमें करना पड़ा और इसकी वजह से मेयर की जान चली गई। तेनमा कुछ और कह पाते कि तभी वहाँ वही डॉक्टर आता है जिन्होंने तेनमा को पहले ऑर्डर दिया था, और हाँ, इनका नाम डॉक्टर ओपनहाइमर है। वो कहते हैं कि तेनमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने डायरेक्टर के ऑर्डर को भी नहीं माना है। वो इस बात से अब तुम्हारे ऊपर काफी निराश होंगे और तुम्हारी वजह से इस हॉस्पिटल की इज्जत कम हो जाएगी। तेनमा उनसे कहने की कुछ कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो उसकी बात को कुछ नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो डॉक्टर तेनमा को उस बच्चे के रिपोर्ट्स बताती है जो कि काफी अच्छे होते हैं, और तेनमा भी यही कहता है कि ये काफी अच्छा है। वो नर्स फिर कहते कि वो ऑपरेशन काफी कमाल का था, लेकिन तब तेनमा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाता है और टीवी पर न्यूज देखता है जहाँ उसी मेयर के बारे में बात चल रही होती है कि वो मर गया है, और डायरेक्टर ने हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है जहाँ वो उसी मेयर के बारे में बताता है कि हमने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही सीरियस होने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा पाए। उसके बाद फिर हम लिबर्ट फैमिली के बारे में भी न्यूज देखते हैं जहाँ पुलिस का कहना है कि उनकी मौत का कारण चोरी है। चोरों ने उनके घर में चोरी करने की कोशिश की और उन्हें मार डाला। हमें फिर बाद में उन बच्चे के बारे में भी बताया जाता है जो कि हमें पहले से ही पता है। खैर, उसके बाद फिर अगले दिन हॉस्पिटल में तेनमा अब भी उसी बात पर लगा होता है और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता है। कभी वहाँ डॉक्टर बेकर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तेनमा, क्या डायरेक्टर ने तुम्हें कुछ कहा है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि हॉस्पिटल पॉलिटिक्स और पैसों पे चलता है। जब तक तुम डायरेक्टर के तलवे चाटोगे तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा और तुम्हारा काम आसानी से चलेगा, लेकिन अगर तुम अपनी कोई मनमर्जी करोगे तो तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा। वो कहता है कि अब निराश होने से कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारे लिए और भी मौके आएंगे और तुम अपनी काबिलियत से फिर से डायरेक्टर का दिल जीत लोगे। ये सुनने के बाद भी तेनमा अब भी निराश ही होता है। उसके बाद हम एक पुलिस डिटेक्टिव को देखते हैं जो उस हॉस्पिटल में आता है। वो एक नर्स को रोक के उसे जुड़वा बच्ची के बारे में पूछता है और कहता है कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो नर्स बताती है कि मैं अब इस बारे में तुमसे बात नहीं कर सकती, वो बच्ची अपने रूम से गायब है। उसके बाद फिर वो नर्स बताती है कि वो बच्ची हमेशा अपने कमरे से बाहर आ जाती है और हॉस्पिटल में घूमती रहती है। उसके बाद हम उसी बच्ची को देखते हैं जो हॉस्पिटल में घूम रही होती है और बड़बड़ा रही होती है कि मार डालो उसे। उसके बाद हम एक पार्टी की ओर देखते हैं जहां डायरेक्टर अपने हॉस्पिटल की तारीफ करते हैं कि वो कितना अच्छा है। सभी लोग इस बात पर तालियां बजाते हैं और पीछे से तेनमा भी निराश होकर तालियां बजाता है। इसके बाद डायरेक्टर डॉक्टर बोयर और आइजन के लिए भी स्पेशल तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्होंने आखिर तक मेयर को बचाने की कोशिश जो की थी।
उसके बाद तेनमा निराश होकर किसी एक कोने में ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर डायरेक्टर पर जाती है, जहाँ डायरेक्टर एक डॉक्टर के साथ बात कर रहा होता है। तभी तेनमा अपना ग्लास नीचे रखता है और डायरेक्टर के पास जाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, जो मैंने कल किया मुझे उसके लिए माफ कर दो। डायरेक्टर तब कहते कि कोई बात नहीं, जो सब हुआ है वो भूल जाओ और मेरा पकड़ के झूल जाओ। वो कहते कि कोई बात नहीं, जो तुम्हें सही लगा वो तुमने किया। ये सुनकर तेनमा भी थोड़ा खुश हो जाता है कि आखिर डायरेक्टर उस पर नाराज नहीं है। तभी वहाँ फिर न्यूरो सर्जरी के हेड को 2 शब्द कहने के लिए बुलाया जाता है, जो कि तेनमा ही होता है। डॉक्टर तेनमा फिर वहाँ जाने ही लगता है, लेकिन तभी डायरेक्टर उसे रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं बुलाया है। और तभी हमें बताया जाता है कि नया न्यूरो सर्जरी का हेड अब डॉक्टर तेनमा की जगह डॉक्टर बोयर को बना दिया है। तेनमा डायरेक्टर से कहते हैं ये सब अब क्या है, जिस पर डायरेक्टर कहते हैं तुम्हें जो सही लगा वो तुमने किया, अब मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। वो कहते हैं कि तुम्हें अगर इस हॉस्पिटल में रहना है तो तुम रह सकते हो, लेकिन तुम्हारे इस कैरेक्टर की वजह से अब तुम्हें आगे कोई भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। ये सब सुन के तेनमा काफी हैरान होता है। डायरेक्टर फिर और ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल में जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक भी रिकमेंडेशन नहीं लिखूंगा। जिस रास्ते पे तुम चले थे तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था। ये सब कह के डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और फिर डॉक्टर बोयर भी अपने 2 शब्द कहना शुरू कर देते हैं। इतना सब सुन के तेनमा पूरी तरह से टूट जाता है और पार्टी से बाहर आ जाता है। तभी फिर वह गाड़ी से ईवा आती है। तेनमा उसके पास जाकर उसे कहता है कि वो अपने पिता से उसे माफ करवाने की कोशिश करे, लेकिन ईवा तभी उसके एंगेजमेंट रिंग को नीचे फेंक देती है और कहती है बेवकूफ कह के, और वो अंदर पार्टी में चली जाती है। तेनमा फिर और भी टूट जाता है जब वो ईवा को एक डॉक्टर के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। खैर उसके बाद हम हॉस्पिटल में उसी बच्चे को देखते हैं और उसके पास डॉक्टर तेनमा बैठे होते हैं। तेनमा कहते हैं कि उस दिन मुझे डायरेक्टर के पेपर्स मिले थे, तब मैं बहुत खुश हुआ था और यहाँ जर्मनी काम करने आया था और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक आया था। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पेपर्स भी डायरेक्टर ने किसी और से लिखवाए थे। मुझे पता तो था कि वो मेरा यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगा था कि अगर मैं एक ऊपर की पोजीशन पर रहूंगा तो मैं अपने दिल से यहाँ काम कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे फिर डायरेक्टर और रीवा की वही बात याद आती है, जिनका मतलब यही था कि सभी लोगों की जिंदगी की कीमत एक ही जैसी नहीं होती। लेकिन तेनमा कहता है कि नहीं, एक डॉक्टर वही होता है जो सबकी जान बचाता है और किसी को भी अनइक्वली ट्रीट ना करता हो। वो फिर ये भी कहता है तुम डायरेक्टर बस पैसे के लालची हो, तुम जैसे लोगों को तुम मर ही जाना चाहिए। वो फिर खड़ा उठता है और उस बच्चे की तरफ देखकर कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब पता चल गया है कि एक डॉक्टर को कैसे होना चाहिए। मैंने अपना सब कुछ तुम पर लगा दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जियो। ये कहकर तेनमा वहाँ से चला जाता है और तभी हम फिर देखते कि वो बच्चा अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस डिटेक्टिव फाइनली इस बच्चे से मिल लेता है, जिसका कि नाम एना लिबर्ट होता है। वो उससे बात करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बच्चे से कुछ नहीं बताती। वहाँ पर एक डॉक्टर डिटेक्टिव से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि वो कुछ नहीं बोलेगी। उसने अपने फैमिली को अपने सामने मरता हुआ देखा है, इसलिए वो सदमे में चली गई है। इसलिए उसे रिकवर होने में कुछ टाइम दो और तुम अपने इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेना। वो डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, अगर हमने इस केस पर ज्यादा टाइम लगा दिया तो इस केस में BKA आ जाएगा और वो हमसे सारा क्रेडिट छीन लेंगे। वो कहता है कि क्यों ना हम इसे उसके भाई से मिलवाए, जो कि अभी जिंदा है, क्या पता वो ये देखकर होश में आ जाए। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी डॉक्टर तेनमा इसकी परमिशन नहीं देंगे। वो डिटेक्टिव पूछता है अब ये कौन है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि डॉक्टर तेनमा उसी बच्चे के डॉक्टर हैं। और हमें यहाँ पता चलता है कि उस बच्चे का नाम जोहान है। उसके बाद हम तेनमा को देखते हैं जो ये सब ऊपर से देख रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर बेकर आते हैं और तेनमा से कहते हैं तुम तो काफी थके हुए लग रहे हो। जिस पर तेनमा कहता है कि हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे ऑपरेशन में बिजी था। बेकर कहता है तुम्हारे डिमोशन के बाद तो डायरेक्टर ने तुम्हारा काम और भी बढ़ा दिया है। जिस पर तेनमा कहता है कि अरे मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इससे और अच्छा लग रहा है। बेकर कहता है तुम सच में ठीक ही हो ना। लेकिन तभी तेनमा को एक इमरजेंसी में बुलाया जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जोहान की ओर देखते हैं, जिसको कि लोगों की तरफ से कई सारे गिफ्ट्स मिले होते हैं। उसी रूम में डॉक्टर बोयर, ओपनहाइमर और डायरेक्टर भी आते हैं।
बोयर कहते हैं कि इन बच्चों के पेरेंट्स के मरने के बाद उनके लिए काफी बेस्ट विशेष और गिफ्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारे हॉस्पिटल को तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि इनके खर्चे को उठाने वाला कोई है ही नहीं। डायरेक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं है, इनकी स्टोरी अच्छी है, इनकी वजह से न्यूज में हमारे हॉस्पिटल के बारे में चर्चा हो रही है, तो ऐसा होने दो, इससे हमारा ही फायदा है। वो फिर ये भी कहता है क्यों ना मीडिया को इन दोनों बच्चे की फोटो दे, इससे हमारा और भी फायदा होगा क्योंकि इससे लोगों को ऐसा लगेगा कि हम इन बच्चों का काफी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। लेकिन तभी बोयर कहते हैं कि इसके डॉक्टर ने इन दोनों भाई बहनों से मिलने के लिए अलाउड नहीं किया है। डायरेक्टर पूछता है कौन है वो डॉक्टर। बोयर बताता है कि डॉक्टर तेनमा। डायरेक्टर कहता है तो निकाल दो उसे इस बच्चे के केस से निकाल दो। तभी जो गिफ्ट्स उन बच्चों को दिए थे, डायरेक्टर उनमें से कैंडी के पैकेट को उठाते हैं और उनमें से कैंडी को खाते हैं और साथ ही वो उन दोनों डॉक्टर्स को भी कैंडी खिलाने देता है। उसके बाद हम तेनमा को देखते हैं जो अपने एक पेशेंट को देख रहा होता है। वो पेशेंट तेनमा का शुक्रिया करता है और कहता है कि उसे अब काफी अच्छा लग रहा है। तेनमा कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो तुम जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाओगे और जल्दी अपने घर चले जाओगे। तभी फिर वहाँ उन्हें एक चिल्लाने की आवाज आती है और तेनमा जैसे ही अपने रूम से बाहर जाता है तब वो देखता है कि एक डॉक्टर और एक नर्स जोहान के रूम से उसकी बहन को बाहर ला रहे हैं। तेनमा उनके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ। एक नर्स बताते है कि इन्होंने इसके बहन को अपने भाई से मिलने दिया और वो उसे देखकर जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। तेनमा कहता है क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो साइड में डॉक्टर बोयर को देखता है जो कि एक कैमरा पकड़कर खड़ा होता है। तेनमा उस डॉक्टर से कहता है कि इस बच्ची को इसके रूम में ले जाओ। तेनमा फिर बोयर से कहता है ये सब क्या है, जिस पर बोयर कहता है कि मैं तो बस इस भाई बहनों की फोटो खींच के मीडिया को देने वाला था। तेनमा कहता है आखिर तुम्हें करने की परमिशन किसने दी, क्योंकि आज जोहान का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। तभी बोयर कहता है कि तुम थे पर अब नहीं हो, अब से जोहान मेरा पेशेंट है और मैंने फैसला ले लिया है कि उन भाई बहनों को मिलने दिया जाए। ये सुनकर तेनमा बहुत गुस्सा होता है और बोयर का कॉलर पकड़कर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोयर कहता है मैं तो बस ये डायरेक्टर के कहने पर कर रहा हूँ और ये अच्छा रहेगा कि हम झगड़ा ना करें। तेनमा कहता है कि वो मैं था जिसने उस बच्चे की जान बचाई, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे देखूं जब तक कि वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। इस पर बोयर कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम खुद ही उस बच्चे को देखो। तभी हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि होश में आ गया है। बोयर कहता है कि जैसे हमने उसके भाई को उसकी बहन से मिलाया तो उसे देखते ही जोहान ने अपना हाथ अपनी बहन की ओर किया और रोने लगा और ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब यही है कि तुमने अपना काम काफी अच्छे से किया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और वो उसे धक्का देकर भगा देता है। उसके बाद हम रात में तेनमा को देखते हैं जिसने कुछ ज्यादा ही पी रखी होती है और वो डायरेक्टर और डॉक्टर के बारे में कहता है कि वो सब पैसों के भूखे हैं। तेनमा के ज्यादा पीने की वजह से वो वही गिर जाता है और वो कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टर के घर के तरफ देखते हैं जहाँ उसकी बेटी ईवा घर आती है। ईवा अपने डैड को आवाज लगाती है और कहती है कि मैं घर आ गई, लेकिन उसके डैड उसका कुछ जवाब नहीं देते। उसके बाद हम हॉस्पिटल की ओर देखते हैं जहाँ एक नर्स देखती है कितने रात तक अब भी कमरे का दरवाजा खुला होता है। वो फिर जब वह चेक करने जाती है तब वो देखती है कि वह डॉक्टर बोयर और ओपनहाइमर दोनों जमीन पर गिरे होते हैं और वो टपक गए होते हैं। उसके बाद ईवा भी अपने डैड के रूम में मिलने जाती है तो वो देखते है कि उसके डैड भी अपने चेयर पर ही ठुल गए होते हैं, यानी कि वो भी टपक गए हैं। हम फिर आखिर में तेनमा को देखते हैं जो अपने रूम में सो रहा होता है और कहता है कि उसे मर जाना चाहिए। हम देखते हैं कि पुलिस तेनमा के घर आती है और उससे पूछती है क्या तुम घर में थे, जिस पर तेनमा बताता है कि वो घर में पार्टी सार्टी करके सो गया था। लेकिन बात क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। पुलिस उसे डायरेक्टर और बाकी के 2 डॉक्टर्स के बारे में बताती है कि वो मर गया है। ये सुन के तेनमा काफी हैरान होता है और हॉस्पिटल की ओर जाता है। हॉस्पिटल के सामने काफी भीड़ होती है और न्यूज रिपोर्टर भी होते हैं। पुलिस उन्हें बाहर ही रोक के रखी होती है। तेनमा फिर सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाता है और ऑब्वियसली उसे अंदर जाने दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ का डॉक्टर है। हॉस्पिटल के अंदर वहाँ एक पुलिस एक डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है और तभी तेनमा वहाँ आता है। तेनमा उस डॉक्टर से पूछता है क्या हॉस्पिटल में कोई और इमरजेंसीज है, जिस पर वो डॉक्टर बताते कि ऐसे सिचुएशन में भी 2 ऑपरेशन बचे हैं। तेनमा कहता है कि ठीक है मैं वो संभाल लूंगा।
वो फिर जाने ही लगता है कि तभी वो पुलिस उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे पहले इन्वेस्टिगेशन करनी है। तेनमा उसे कहता है कि अभी नहीं, अभी ये समय नहीं है, लेकिन वो पुलिस कहता है कि ये जरूरी है और वो पूछता है क्या तुम्हें किसी ऐसे इंसान का पता है जो डायरेक्टर से नफरत करता हो। ये सुन के तेनमा थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि सिर्फ वही तो डायरेक्टर से नफरत करता है। तेनमा फिर उसे कहता है कि नहीं। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो बताती है कि वो दोनों जुड़वा बच्चे अपने रूम से गायब हैं और हम उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तेनमा फिर तेजी से जोहान के रूम की ओर जाता है और वो देखता है कि सच में वहाँ कोई भी नहीं होता है। ये देख के तेनमा काफी हैरान होता है और सोचता है आखिर अब ये सब क्या हो रहा है। खैर उसके बाद हम डायरेक्टर की फनरल की ओर देखते हैं जहाँ ईवा बहुत रो रही होती है। ये सब होने के बाद डॉक्टर तेनमा और बेकर वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी फिर उन्हें एक पुलिस डिटेक्टिव मिलता है जिसका कि नाम एगन होता है। वो तेनमा को एक बीके के इंस्पेक्टर लुंगे से मिलाता है। वो दोनों ही फिर हैंडशेक करते हैं और लुंगे कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है कि तुम एक कमाल के सर्जन हो। तेनमा इस पर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तभी वो देखता है कि लुंगे अपने हाथों को हिला रहा होता है। तेनमा पूछता है वैसे क्या तुम्हें उन दोनों जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ पता चला। लुंगे कहता है उनके बारे में तो नहीं, लेकिन मुझे डायरेक्टर और उन दोनों डॉक्टर्स के मौत के बारे में पता चला है। उनकी मौत का कारण नाइट्रेट पॉइजन था जो कि कैंडी में मिलाया गया था और वही कैंडी उन्होंने खाई थी जिसकी वजह से ही उनकी मौत हुई। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है जो कि ये कर सकता है। तेनमा इस पर कहता है कि नहीं और मुझे उन बच्चों के बारे में कुछ बताओ। लुंगे कहता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, हम उन्हें पहले से ढूंढने में लगे हैं। तेनमा कहता है कि प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढो। लुंगे कहता है हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद तेनमा और बेकर वहाँ से चले जाते हैं और लुंगे कहता है ये तेनमा इस हादसे के पहले ही डायरेक्टर ने इसे अपने पोजीशन से निकाल दिया था ना, और इसकी शादी भी डायरेक्टर की बेटी से टूट गई। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो उस पर शक करने लगता है। एगन बताता है कि लेकिन जब डायरेक्टर की मौत हुई थी तब तेनमा बार में ड्रिंक कर रहा था। लुंगे अब भी अपना हाथ हिलाता है और एगन इसी के बारे में उससे पूछता है, जिस पर लुंगे बताता है कि जब भी मैं अपनी उंगलियां ऐसे हिलाता हूँ तब इसका मतलब यह है कि मैं ये सब सारी जानकारी अपने दिमाग के हार्ड डिस्क में डाल रहा हूँ ताकि जब भी मुझे इसके आगे जरूरत पड़े तो मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। इधर बेकर फिर तेनमा से कहता है क्या पुलिस तुम पे शक कर रही है। तेनमा कहता है कि ये इसलिए क्योंकि अब तक पिछले दिनों जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। बेकर कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, उन्होंने मेरे से भी ऐसे ही सवाल पूछे थे। तेनमा कहता है कि मैं तो ये सब से काफी थक चुका हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं ये सब छोड़ के वापस जापान चले जाऊँ। खैर उसके बाद हम हॉस्पिटल की ओर देखते हैं जहां डॉक्टर तेनमा अपने एक पेशेंट को देखता है। वो पेशेंट कहता है कि मुझे जल्दी वापस घर जाना है और अपना काम शुरू करना है, जिस पर तेनमा कहता है कि तुम अपनी बॉडी को ज्यादा भी काम पे मत लगाना। उसके बाद वो पेशेंट पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हो, क्या ये बात सच है? प्लीज तुम ये कभी मत करना, तुम्हारे जैसे डॉक्टर इस दुनिया में बहुत कम है और हम तुम जैसों को खोना नहीं चाहते। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज तुम अपने काम को कभी मत छोड़ना। तभी फिर वहाँ एक नर्स आती है जो तेनमा को बताते हैं कि हॉस्पिटल के चेयरमैन उसे एक मीटिंग में बुला रहे हैं। जाते वक्त फिर नर्स उसे कहती है कि इस मीटिंग में कुछ भी हो जाए लेकिन प्लीज आप इस हॉस्पिटल को छोड़ के कभी मत जाना। खैर जैसे फिर तेनमा मीटिंग पे जाता है तभी वहाँ के चेयरमैन कहते हैं कि रिसेंटली इस हॉस्पिटल के हादसे की वजह से उन तीनों लोगों की पोजीशन खाली हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे चीफ ऑफ सर्जरी की पोजीशन वापस दे रहा हूँ। ये सुनकर तेनमा बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि वो काफी उदास होता है। वो कहता है आखिर मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है। पहले डायरेक्टर ने मुझे मेरे खुद के डिसीजन की वजह से मुझे चीफ ऑफ सर्जरी से निकाल दिया और जब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नॉर्मल डॉक्टर के समान काम करूँ तभी मुझे वापस से वही पोजीशन दे दी। वो इस बात पर काफी रोता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ईवा और तेनमा एक रेस्टोरेंट पर मिलते हैं जहां तेनमा के वापस से उसकी पोजीशन मिलने पर ईवा उसे कहती है कि वो वापस से अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन तब तेनमा उसे कहता है लेकिन तेनमा तब उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम 9 साल बाद का सीन देखते हैं और साल है 1995। हम देखते हैं कि तेनमा हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और ऑपरेशन कर रहा होता है। उसके बाद हम सिटी की ओर देखते हैं जहां बाढ़ आई होती है। हम पुलिस की ओर देखते हैं जो एक मिडिल एज कपल के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं।
वहाँ एक ऑफिसर कहता है कि पिछले 2 सालों में ऐसे 4 केसेस दिखाई दिए हैं जिसमें से मिडिल एज कपल का मर्डर हुआ है और सभी को एक ही तरीके से मारा है। वो कहता है कि शायद ये हत्या चोरी की वजह से की है, लेकिन तभी हम वहाँ इंस्पेक्टर लुंगी को भी देखते हैं जो कहता है कि ये चोरी की वजह से नहीं है, क्योंकि जितने भी कपल्स मरे हैं उनके बच्चे नहीं है। इन चारों केसेस में काफी सिमिलरिटीज है, इनकी वजह चोरी नहीं हो सकती। तभी वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, इन कपल के भी बच्चे नहीं थे, लेकिन इनके घरों में चोरी हुई है क्योंकि इन सबके घर से पैसे गायब है। लुंगी कहता है उन पैसों का अमाउंट काफी छोटा है, अगर ये सिर्फ एक बंदे का काम होता तो बात समझ भी आती। तभी ऑफिसर कहता है तो क्या इसका मतलब यह एक से ज्यादा चोर है, जिस पर लुंगी बताता है कि हाँ, क्योंकि इन 4 में से 2 केसेस के घरों में काफी टाइट सिक्योरिटी और अलार्म भी थे, लेकिन जब चोरी और मर्डर हुआ तब उनके पड़ोसी तक को भी भनक भी नहीं गई और उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है कि ये काम कोई एक अकेला इंसान कर सकता है? तभी वो फिर एक इंसान की फोटो दिखाता है और कहता है क्या तुम इसे जानते हो? वो ऑफिसर कहता है कि नहीं। लुंगी बताता है कि इसका नाम एडोल्फ जुंकर है जो 32 साल का है और ये पहले भी 2 चोरी के केसेस में पकड़ा गया है और ये ताला खोलने में एक्सपर्ट है। और मेन बात तो ये है कि इसको पिछले इन्हीं 3 केसेस के आसपास देखा गया है। वो ऑफिसर कहता है तो क्या इसका मतलब ये काम इसी ने किया है? लुंगी कहता है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम पुलिस वालों ने अब तक बहुत काम कर लिया, अब इस केस को बीके संभाल लेगा। खैर, उसके बाद हम तेनमा और बेकर को देखते हैं जो ऐसे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी तेनमा की नजर एक बच्चे और एक नर्स पर जाती है, जहाँ वो नर्स उस बच्चे को पतंग उड़ा के दे रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं उड़ा पाती है। तेनमा फिर उनके पास जाता है और उसे उस बच्चे को पतंग उड़ा के देता है और कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और फिर तुम खुद इस पतंग को उड़ाना। उसके बाद हम रात में एक बंदे को देखते हैं जो भाग रहा होता है और हमें पता चलता है कि एडोल्फ जुंकर ही है। वो ऐसे ही भाग रहा होता है और तभी इसी के वजह से एक कार उसे ठोक देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी फिर वहाँ के लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। उसके बाद हम लुंगी को देखते हैं, वो उसी हॉस्पिटल जाता है और एक डॉक्टर से पूछता है ये वही है ना तुम्हारा पेशेंट एडोल्फ जुंकर? वो डॉक्टर कहता है कि हाँ। लुंगी पूछता है अब इसकी कंडीशन कैसी है, जिस पर वो डॉक्टर बताता है कि इसकी कंडीशन काफी सीरियस है और शायद ही हम इसे बचा पाएंगे। लुंगी कहता है कि एक मर्डर केस में शामिल है, हमें इसे पूछताछ करनी है, इसलिए तुम्हें इसे बचाना ही होगा। वो डॉक्टर कहता है कि काफी मुश्किल है और हमारे इस हॉस्पिटल में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि इसलर मेमोरियल हॉस्पिटल में एक बंदा है जो काफी कमाल का न्यूरो सर्जन है, अगर वो यहाँ होता तो बात अलग थी। लुंगी कहता है क्या तुम तेनमा की बात कर रहे हो? उसके बाद हम देखते हैं कि तेनमा को वहाँ बुलाया जाता है और वो डॉक्टर तेनमा को उस पेशेंट की कंडीशन बताता है। लुंगी फिर तेनमा को कहता है काफी दिनों बाद मिले, लेकिन तेनमा उसे पहचान नहीं पाता और पूछता है तुम कौन हो? लुंगी उसे कहता है कि डायरेक्टर की मौत को 9 साल बीत गए और तभी तेनमा समझ जाता है कि बीके का इंस्पेक्टर लुंगी है। लुंगी उसे कहता है कि प्लीज तुम्हें उस पेशेंट को बचाना ही होगा क्योंकि एक बड़े केस में शामिल है। तेनमा कहता है कि मैं पुलिस के लिए काम नहीं करता बल्कि मैं पेशेंट के लिए काम करता हूँ। लुंगी कहता है कि ठीक है। उसके बाद तेनमा वहाँ से जाने लगता है और लुंगी कहता है कि मैंने सुना था कि तुम चीफ ऑफ सर्जरी बन गए। तेनमा कहता है तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? जिस पर लुंगी कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने इतनी कम उम्र में इतना हासिल कर लिया इसलिए मैंने ये कहा था। वो फिर ये भी कहता है तो इसके बाद अगले डायरेक्टर तो तुम ही बनने वाले हो ना? जिस पर तेनमा कहता है कि नहीं, मेरे लिए काफी दूर की बात है। लुंगी फिर उसे 9 साल पहले मर्डर के बारे में बात करता है कि वो मर्डर काफी इंटेलिजेंट इंसान ने किया है क्योंकि हमें सिर्फ एक ही क्लू मिला है जो कि वो कैंडी है। हम अब भी उस केस पर जांच कर ही रहे हैं। तेनमा कहता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लुंगी कहता है कि कुछ नहीं, वैसे अब तक जितने भी केस मुझे मिले हैं मैंने उनमें से सभी केस को सॉल्व किया है और ये केस भी जरूर सॉल्व होगा। तेनमा कहता है मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ। उसके बाद फिर तेनमा ऑपरेशन करने चला जाता है और शुरू कर देता है और बाहर लुंगी यही कहता है कि तुम जैसे भी इस केस को देखो, इस केस में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा हुआ है डॉक्टर तेनमा। तेनमा भी इधर फिर सक्सेसफुली ऑपरेशन को कंप्लीट कर देता है और फिर बाद में उसी डॉक्टर से मिलता है। तेनमा कहता है कि जल्दी अब वो नॉर्मली रिकवर हो जाएगा। वो फिर उसे ये भी कहता है कि उन पुलिस से उस पेशेंट को फिलहाल मत ही मिलने दो। उसके बाद तेनमा उसी पेशेंट जंकर से मिलने जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब जुंकर कहता है कि वो आ रहा है, मॉन्स्टर आ रहा है। तेनमा कहता है मॉन्स्टर?
ये सुन के तेनमा काफी हैरान होता है और उसके बाद वह लुंगी भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि हमें पता है कि तुम ये मिडिल एज कपल के मर्डर में शामिल हो, तुम सिर्फ ताला खोलने में ही एक्सपर्ट हो, ये काम तुम्हारे अकेले का नहीं हो सकता है। तुमने जिन कपल्स का मर्डर किया है उनके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं थे, आखिर तुम्हें ये सब करके क्या मिला? हम तुम्हारे साथियों को तो जल्दी ढूंढ लेंगे, लेकिन इन सब के पीछे किसी और का हाथ है जिन्होंने तुम सबको ऑर्डर दिया है, तो बताओ वो कौन है? ये सुनकर जुंकर काफी जोर से चिल्लाता है। तेनमा उसे संभालता है। वो लुंगे से कहता है कि अब बस करो और चले जाओ यहाँ से। लुंगे कहता है कि नहीं, बस कुछ देर और, लेकिन तेनमा उसे मना करता है। लुंगे कहता है कि ठीक है, अगली बार ही सही, लेकिन मैं अभी के लिए इसके पास अपना एक आदमी रख रहा हूँ क्योंकि ये पॉइजन से ना मरे और ना ही यहाँ से भाग पाए। लुंगे वहां से चला जाता है और उसके कुछ ही समय बाद हम देखते कि तेनमा जुंकर को कहीं बाहर लेकर जाता है। वहाँ पे खड़ा लुंगे का आदमी तेनमा को कहता है, ओए क्या कर रहा है? तेनमा उसे कहता है कि हम बस वॉक पे जा रहे हैं, अगर तुम्हें आना है तो तुम भी आ सकते हो। उसके बाद वो बाहर गार्डन में आते हैं और तेनमा जुंकर से मीठी भरे बातें करता है और उसे अपनी कहानी बताता है। जुंकर फिर उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उसे अपने बचपन की एक कहानी बताता है। तब मुझे एक मैकेनिकल क्लॉक बहुत पसंद आई थी और एक दिन उसी को चोरी करने के लिए मैंने उस दिन दुकान का ताला तोड़ा था, लेकिन तब मैं पकड़ा गया और मुझे वो घड़ी भी नहीं मिली। वो तब पहली बार था, लेकिन उस समय के बाद से मैंने ताला खोलने का काम शुरू किया। तेनमा उसे कहता है कि पुलिस को सब कुछ सच सच बता दो और अपनी शुरुआत वापस से करो, लेकिन तभी जुंकर बहुत इमोशनल होकर कहता है कि उसने सबको मार डाला, मेरे सभी दोस्तों को उसने मार डाला। तेनमा कहता है कि किसने मारा? क्या तुम उसे ही मॉन्स्टर कह रहे थे? उसके बाद हम रात में तेनमा और बेकर को देखते हैं, जहाँ बेकर ने एक लड़की के साथ तेनमा की डेट रखी होती है। जाते वक्त फिर तेनमा की नजर एक दुकान पर जाती है जहाँ वो उसी मैकेनिकल डॉल को देखता है जिसकी बात पहले जंकर ने की थी। वो फिर दुकान में उसी घड़ी को खरीदने जाता है। उसके बाद हम जंकर की ओर देखते हैं। वो तेनमा की बातों को याद करता है और सोच लेता है कि अब वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा। वो बाहर उसी ऑफिसर से मिलने जाता है जिसे कि लुंगे ने रखा था। वो जैसे ही बाहर जाता है तो वो देखता है कि वो बंदा मर गया है। जुंकर ये देख के बहुत घबरा जाता है। उसके बाद तेनमा हॉस्पिटल वापस आता है और जुंकर के लिए घड़ी का गिफ्ट भी लाता है। वो जब उसके रूम की ओर जाता ही है तब वो देखता है कि लुंगी का बंदा तो बाहर ही ठुल गया है और ये भी वही कैंडी से मरा है। ये देख के तेनमा जल्दी से दरवाजा खोलता है और देखता है कि जुंकर अपने रूम में नहीं है। तेनमा जल्दी से बाहर जाता है और वो देखता है कि जुंकर भाग रहा है। वो भी फिर उसके पीछे जाने लगता है और सोचता है कि ये बिल्कुल पिछले 9 साल जैसा है। उस समय भी कैंडी से ही मौत हुई थी और मेरा पेशेंट भाग गया था। तेनमा उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग तक पहुंचता है। वो जंकर को आवाज लगाता है, लेकिन तब जंकर कहता है कि तेनमा आप यहाँ से भाग जाओ, इसी ने मेरे साथियों को मारा है, ये आपको भी मार देगा, इसलिए आप यहाँ पर मत आओ। तेनमा फिर भी सामने जाता है और देखता है कि जंकर के सामने एक बंदा होता है। वो बंदा कहता है, डॉक्टर काफी समय बाद मिले, ये मैं हूँ। 9 साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी। तेनमा कहता है, 9 साल पहले? तभी जुहान कहता है, अरे तुम उन जुड़वा बच्चे को भूल तो नहीं गए ना? तेनमा सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है, जुहान? जुहान कहता है, तो फाइनली तुम्हें याद आ ही गया। जुंकर कहता है, डॉक्टर आप यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हें भी मार देगा। तेनमा कहता है, ओए तू करना क्या चाहता है जुहान? वो मेरा पेशेंट है। तभी जुहान एक गन निकालता है और जुंकर की ओर पॉइंट करके कहता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ। जुंकर कहता है, डॉक्टर आप यहाँ से भाग जाओ, इसने मेरे सभी दोस्तों को मारा है, यही हमें फोन करके ऑर्डर देता था और काम खत्म होने पर ये हमें अच्छा खासा पैसा बेचता था। तेनमा फिर समझ जाता है कि वो मिडिल एज कपल को मारने का ऑर्डर जुहान ने दिया था। जुंकर कहता है, जब इसने मेरे एक दोस्त को मारा था तब मरने से पहले उसने कहा था कि हम एक मॉन्स्टर ऑर्डर दे रहा है, इसके लिए लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप भाग जाओ डॉक्टर यहाँ से। जुहान कहता है, तेरी जबान ज्यादा चलती है जुंकर। तभी तेनमा कहता है, रुक जाओ जुहान, तुम ये नहीं कर सकते। जुंकर को तुम्हारे बारे में उतना नहीं पता है जितना कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तो तुम फिर बच नहीं पाओगे, इसलिए अगर तुमने इसे मारा तो तुम एक और क्राइम कर दोगे। जुहान कहता है, जोहान ये नाम तो मैंने पहले भी यूज किया था, लेकिन ये मेरा असली नाम नहीं है। तेनमा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जुहान कहता है, मेरा पास किसी को भी पता नहीं रहना चाहिए, ना ही उन मिडिल एज कपल को, ना ही जुंकर को, और किसी को भी नहीं। लेकिन तुम अलग हो डॉक्टर, तुमने मेरी जान बचाई है। अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तो मैं यहाँ नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जुहान शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तेनमा कहता है, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। जुहान कहता है, क्यों नहीं? तेनमा कहता है, क्यों नहीं का क्या मतलब? तुम एक इंसान की जिंदगी के बारे में क्या सोचते हो? जब मैंने तुम्हारी
जान जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तब मुझे समझ आया कि एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, और उसी से मुझे पता चला कि सभी लोगों की जिंदगी की कीमत एक ही होती है। किसी भी इंसान को दूसरों को मारने का हक नहीं है। जोहान ये सुनकर हंसता है और तभी तेनमा कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है? जोहान कहता है, उस हादसे के बाद तुम्हें चीफ ऑफ सर्जरी की पोजीशन मिली है ना डॉक्टर? तेनमा कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? जोहान कहता है, तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि उस दिन डायरेक्टर और वो दोनों डॉक्टर्स मर गए थे, इसलिए। तेनमा कहता है, तो क्या इसका मतलब ये सब तुमने किया था? जोहान कहता है कि हाँ, जब मैं होश में आया था तब मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और तुम तो यही चाहते थे ना। तभी तेनमा को वो दिन याद आता है जब उसने कहा था कि उस डायरेक्टर को तो मर ही जाना चाहिए। जोहान कहता है, जो तुम चाहते थे वो मैंने पूरा कर दिया। तेनमा सुन के पूरा शौक हो जाता है। जुंकर कहता है, डॉक्टर प्लीज मुझे इससे बचा लो, लेकिन तभी जोहान उसके सर पर 3 गोलियां चला देता है। जोहान सामने तेनमा के पास जाकर कहता है, मैं तब मर गया होता लेकिन तुमने मुझे जिंदगी में वापस ला लिया। तेनमा फिर उसकी ओर मुड़ता है और तब हमें जोहान का चेहरा दिखाया जाता है। तेनमा अब भी सो ही रहता है और तब जोहान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते कि तेनमा और लुंगे मिलते हैं, जहाँ तेनमा लुंगे को ये सब कुछ बता देता है। लुंगे कहता है, तो 1986 में लिवर्ट फैमिली उन जुड़वा बच्चों के साथ जर्मनी आई थी और बाद में उनके पेरेंट्स को मार दिया, लेकिन उन बच्चों में से वो बच्चे को तुमने बचाया, लेकिन फिर उसने उन तीनों को कैंडी से मार दिया और भाग गया। लेकिन कल रात 9 साल बाद वो फिर से दिखाई दिया और उसने मेरे बंदे को पहले कैंडी से मारा और बाद में जुंकर को तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला। उसी ने जुंकर और उसके साथियों को मिडिल एज कपल को मारने का ऑर्डर दिया था, जिसका के नाम है जोहान लिवर्ट। तो तुम्हारा ये सब कहना है? तेनमा अब भी शौक में होता है और कुछ नहीं कहता। लुंगे कहता है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद लुंगे के पास का ऑफिसर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तेनमा एक क्राइम कर सकता है। जब तुम्हारा वो बंदा कैंडी से मरा था तब तेनमा उनके पास नहीं था और ऐसा कोई भी निशान नहीं है कि हम उस पर शक करें। इसके साथ ही मिडिल एज कपल के केस को सॉल्व करने का क्लू भी गया। तो क्या अब हम जोहान लिवर्ट का पीछा करें सर? लेकिन तब लुंगे कुछ नहीं कहता और उसके बाद हम तेनमा की ओर देखते हैं जो घर जा रहा होता है और तभी वो बीच में रुक जाता है और वो रोने लगता है। उसके बाद हम जर्मनी के एक शहर हेडलबर्ग की ओर देखते हैं, जहाँ एक लड़की नीना अपने क्लास की ओर जाती है। क्लास में हम देखते हैं कि एक टीचर बच्चों से सवाल पूछता है, लेकिन उन बच्चों में से कोई भी उसका जवाब नहीं देता। तभी क्लास में वो लड़की आती है। टीचर कहता है, आज तुम पूरे 13 मिनट लेट हो, लगता है तुम काफी अपने पिज्जा डिलीवरी के जॉब में बिजी हो। टीचर फिर उस लड़की से सवाल पूछता है, वो लड़की उसका बिल्कुल सही जवाब देती है। ये सुन के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और टीचर इससे बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, अपनी सीट पर बैठ जाओ। इसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और हम बाहर नीना और उसके दोस्त को देखते हैं। पीटर कहता है, अच्छा तुमने हमें उस टीचर से बचाया, अगर किसी ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया होता ना तो वो हम सबको होमवर्क दे देता। इसी गुस्से में पीटर नीना को खाने पे चलने को बुलाता है, लेकिन नीना उसे मना कर देती है और कहती है कि वो आज बिजी है। नीना वहाँ से चली जाती है और उसके दोस्त पीटर को चिढ़ाते हैं, अरे नहीं पटेगी उधर से, तो कितना भी ट्राई कर ले। इसके बाद नीना अपने पिज्जा डिलीवरी की जॉब करती है और वो रास्ते में छोटे बच्चों को भी देखती है जो कॉस्ट्यूम्स पहन के होते हैं। नीना फिर काम खत्म करके घर आती है। कुछ देर बाद वो अपने कंप्यूटर में ईमेल चेक करती है, जहाँ वो किसी एक अनजान बंदे का ईमेल देखती है। वहाँ थोड़ी प्यार भरी बातें लिखी होती है, लेकिन तब नीना समझ जाती है कि ये काम पीटर का ही है। उसके बाद अगले दिन हम नीना को एक डॉक्टर के साथ देखते हैं। डॉक्टर पूछता है, अब कैसी हो, क्या अब भी तुम्हें डरावने मॉन्स्टर के सपने आते हैं? नीना कहते हैं कि नहीं, अब उसे नहीं आते हैं। डॉक्टर कहता है, ऐसा अक्सर स्टूडेंट लाइफ में होता है, इसलिए तुम अब ज्यादा इस बात पर चिंता मत करो। उसके बाद नीना वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर कहता है, जरूर ये कुछ छुपा रही है। उसके बाद हम नीना को देखते हैं जो पीटर से कहती है, तुम वही हो ना जिसने कल रात मुझे मेल पे प्यार भरी बातें लिखी थी? लेकिन पीटर कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी मेल नहीं भेजा। नीना कहती है, मैंने तो अपना मेल सिर्फ अपने दोस्तों को दिया है, तो आखिर वो कौन था जिसने मुझे मेल किया? उसके बाद हम क्लास की ओर देखते हैं, जहाँ टीचर एक कहानी पढ़ा रहा होता है। वो एक फैमिली के मर्डर केस की कहानी पढ़ाता है। टीचर फिर नीना से एक उसी कहानी का सवाल पूछता है, लेकिन तब नीना ये फैमिली मर्डर केस को सुन के बहुत घबरा जाती है। उसके बाद नीना बाहर आती है। पीटर कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? नीना कहते कि वो बस टीचर की कहानी की वजह से ऐसा हुआ था। पीटर कहता है, अच्छा तुम तो ऐसे मर्डर वाले सब सुन के काफी घबरा जाती हो, क्या बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे तुम अब भी डरती हो? नीना तब बताती कि उसे कुछ
कुछ भी याद नहीं है। वो जब 10 साल की थी तो उससे पहले का उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद नीना घर आ जाती है और अपने बचपन को याद करने लगती है। तभी उसे एक मेल आता है और नीना उसे चेक करने जाती है। उसके बाद हम देखते कि तेनमा उन्हीं कपल के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करता है। उनके पड़ोसी से पूछने के बाद उसे पता चलता है कि उन्होंने एक बच्चे को एडॉप्ट किया था जिसका के नाम माइकल था। तेनमा फिर समझ जाता है कि वही जोआन है और तभी उसे याद आता है कि उसकी एक बहन भी तो थी, आखिर वो अब कहाँ है। उसके बाद नीना मेल चेक करती है जहाँ लिखा होता है मैं तुम्हारे लिए जल्दी आने वाला हूँ। नीना सोचती है अब ये कौन है जो आने वाला है। उसके बाद तेनमा एक और औरत से उसी बारे में पूछता है। वो कहती कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। तेनमा वहाँ से जाने लगता है कि तभी ऊपर से एक बंदा कहता है मुझे इस बच्चे के बारे में पता है, यहाँ पर आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तेनमा उसके रूम की ओर जाता है और हम देखते कि एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उसे कुर्सी पर बैठने बोलता है। तेनमा तब उसके रूम में देखता है कि वहाँ सोल्जर्स की फोटो लगी है और ये मिलिट्री का बंदा है। उसके बाद वो दोनों चाय पीकर बात करने लगते हैं। वो आदमी कहता है तुम डॉक्टर तेनमा हो ना। तेनमा सुनकर थोड़ा हैरान होता है। वो आदमी कहता है उस बच्चे ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उसके बाद हम नीना की ओर देखते हैं। उसने अपने दोस्तों को वो बात बता दी कि इससे कोई मिलने आने वाला है। उसके दोस्त कहते हैं क्लास में एक बंदा है जो कि तुम्हें ही देखता है, ये शायद वही होगा। उसके बाद हम वापस तेनमा की ओर देखते हैं। वो आदमी कहता है कि वो बच्चा तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता है क्योंकि तुम्ही ने उसे बचाया था। तेनमा पूछता है उसने अपना नाम क्या बताया था तुम्हें। वो आदमी कहता है फ्रांस, लेकिन उसने कहा था कि उसका असली नाम नहीं है। तेनमा थोड़ा हैरान होता है कि वो इस पर इतना भरोसा करता था कि उसने ये तक कह दिया कि वो उसका असली नाम नहीं है। तेनमा पूछता है क्या वो यहाँ आते जाते रहता था। वो आदमी बताता है कि हाँ, और वो काफी होशियार था। वो सिर्फ 12 साल का था तब जब मैंने उसे सिखाया तो उसने जल्दी इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख ली थी। तेनमा कहता है क्या तुम्हें उसके बारे में और कुछ पता है। वो आदमी बताता है कि उस लड़के को वॉर यानी युद्ध की कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्ट था और जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद आई थी वो था डर। उसे ये देखना पसंद था जब भी कोई इंसान मरने वाला हो तो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे होते हैं। वो कहता है कि उस लड़के को किसी पर भी भरोसा नहीं था, केवल एक लड़की के जो कि उसकी बहन थी। तेनमा कहता है उसकी बहन, मैं तो उसी को ढूंढ रहा हूँ, वो अभी कहाँ है। वो आदमी कहता है कि उस लड़के ने कहा था जब उसकी बहन 20 साल की होगी तब वो उसे लेने जाएगा। तेनमा पूछता है किस जगह। वो आदमी कहता है हेडलबर्ग शहर में। उसके बाद हम नीना की ओर देखते हैं जिसको अपने दोस्त ने बुलाया होता है। नीना के पेरेंट्स कहते हैं कि अब समय आ गया है उसे सब सच बताने का। हमने कहा था कि उसके 20वें जन्मदिन पर हम उसे सब कुछ सच बता देंगे कि हम उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। उसके बाद नीना अपने दोस्त के पास पहुंचती है। उसके दोस्त बताते हैं कि उन्होंने उसके क्लासमेट को बता दिया है कि तुम यहाँ पर आओगे, अब उसका इंतजार करो। नीना कहते हैं कि ये क्या बकवास है, वो ये लड़का नहीं हो सकता। तभी उसका क्लासमेट वहाँ आ जाता है और वो दोनों ही हाय हेलो करते हैं। नीना की नजर फिर पीछे एक लड़के पर जाती है जो कि वही जोआन होता है। नीना को उसे देखकर लगता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है और उसका सर चकराने लगता है और वो वही बेहोश हो जाती है। नीना के दोस्त इसके पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम ठीक हो नीना। और इसी के साथ इसका पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है।